गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने आपको बताया था कि फिजिक्स को लेकर के अभी कोई दूसरा डेमो वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन कल शाम को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बिल्कुल ये बताना चाहिए। और सिखाना तो है ही, पर उसके साथ साथ ये सिखाना भी बहुत आवश्यक होता है कि सीखते कैसे हैं। तो फिजिक्स में नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का जो रवैया बदला हुआ है उसके ऊपर, तो अभी जो मैं आपको डील करने जा रहा हूं एक बहुत छोटी सी थ्योरी है, पर उसका क्वेश्चन भी बड़ा इजी है और कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है, आया हुआ है 16 में भी 17 में भी। तो ये जो टॉपिक है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि विद्युत धारा का प्रभाव, और विद्युत धारा का जो प्रभाव है उसके अंतर्गत कौन सा है ये? तो ये हीट इफेक्ट, मतलब कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हीट इफेक्ट है ना भाई। तो इसको लेकर के थ्योरी बहुत सिंपल है, हमको किस तरह से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को बता रहा हूं। सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, शॉर्टकट में बहुत कम समय लेते हुए कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और आपका हीट इफेक्ट, ये तीन हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना होगा कि विद्युत धारा का जो हीट इफेक्ट है, जो ऊष्मीय प्रभाव है, वो क्या है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है ना भाई। तो होता क्या है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ध्यान दीजिएगा, या जब किसी ऐसे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जहां पर उच्च प्रतिरोध का जो चालक है, कंडक्टर है, उसको यूज किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, whenever electric current passes with high resistance conductor, तो होता क्या है, यहां पे रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का व्यवहार क्या है? तो प्रतिरोध का व्यवहार है धारा को प्रवाहित होने से रोकना, दैट इज द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना भाई। बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज ट्राइंग टू स्टॉप फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स ट्राइंग टू स्टॉप फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, है ना भाई। तो होता क्या है, जब किसी उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस का कंडक्टर यूज करके परिपथ में इसको यूज करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताऊं, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक ऐसा कंडक्टर है जो हाई रेजिस्टेंस रखता हो, इसी वजह से नॉर्मली जो कॉइल्स हैं वो किसके होते हैं? तो ये आपके नाइक्रोम के बने होते हैं। तो इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हीटर है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन है ना भाई, ये सब इसके एग्जांपल है। पानी गर्म करने के लिए जो आयरन रॉड आप यूज करते हैं, ये सब इसके एग्जांपल है। तो इसको आप एनर्जी कौन सी प्रोवाइड करते हैं? इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये गर्म होता है ना भाई। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि रिस्पांस ना मिलने से, रोकने से फिर क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है जब, तो वो हीट करता है ना भाई। क्या करता है? हीट करता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी बेस्टी को कॉल करो और कॉल पिक ना हो, तो आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, मतलब कि आपको गुस्सा आएगा, है ना बेटी। बिल्कुल वैसा ही है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है, रुकता है, या कंडक्टर की वजह से, मटेरियल की वजह से,
तो फिर ये हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इसी को ही कहा गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये मैंने आपको एक थ्योरी बताई, बहुत सिंपल सी बात है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिएगा, जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से जूल ने इस हीट एनर्जी का कैलकुलेशन किया, इसकी गणना की। तो हीट एनर्जी को कैलकुलेट किसने किया? तो जूल ने किया। कैसे? तो देखिएगा क्या होता है, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो W है ये क्या है? वर्क डन है, किया गया कार्य, वर्क डन, किया गया कार्य। तो यहां से W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू। अब यहां पे ओम का नियम अप्लाई करके V इज इक्वल टू लिखा RI, मेरा जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है। और Q जो है तो I इज इक्वल टू Q बाई T, तो इन प्लेस ऑफ दैट Q की जगह लिख दिया I इंटू T। अब नाउ W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना भाई। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हमने निकाला है कैलकुलेट करके, ये वर्क डन है और यही जो किया गया कार्य है उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है ना भाई। तो मींस इसको कैपिटल S से डोनेट करते हैं, ये हो गया I स्क्वायर RT, ये लीजिए। तो ये क्या है? तो ये हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं 2016 में प्रश्न आया था, क्या हीट एनर्जी इसमें से किससे प्रभावित नहीं होती? ठीक है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट इफेक्टिंग हीट एनर्जी, है ना भाई। ऊष्मीय ऊर्जा जो है इनमें से किससे प्रभावित नहीं होती। तो अब ऑप्शन क्या क्या लिखा था आपका? विद्युत धारा I, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी क्या लिखा था? रेजिस्टेंस R। ऑप्शन सी क्या लिखा था? आपका टाइम, ये आपका टाइम है ना भाई, T। तो यहां पे अब कंपेयर करने से पता चलता है कि H जो है I पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, T पे डिपेंड करता है। चौथा जो ऑप्शन है उसमें वो नन ऑफ दिस था। तो उस प्रश्न का जो परफेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि I पे भी डिपेंड करता है, R पे भी डिपेंड करता है, T पे भी डिपेंड करता है। देखिए कितना सिंपल था, हीट एनर्जी मालूम है तो एक क्वेश्चन फटाक से बन गया। मतलब ये फॉर्मूला मालूम है, अब कुछ भी नहीं तो I स्क्वायर RT या फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला लिखने के बाद आप कंपेयर करके देख लीजिए, फॉर्मूला लिखने के बाद आप कंपेयर करके देख लीजिए। तो क्या बात समझ में आ रही है? I स्क्वायर RT। तो यहां पे I पे भी डिपेंड कर रहा है, R पे भी डिपेंड कर रहा है, T पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर पता चल रहा है, बिकॉज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और वैसे इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है तीनों के। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रश्न आया था 2016 में। तो सीधी सी बात है, जैसे मुझे आपको अभी हीट एनर्जी बतानी थी तो बताना जरूरी था कि हीट एनर्जी क्या है, उसका डेफिनेशन, उसकी क्रिएटिविटी बता के मैंने आपको बताया कि उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यूनिट जूल, है ना भाई, ऐसा है सिस्टम में। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिएगा आगे जब इसी को पढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्या ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो मतलब कि 2017 एसीएफ में इसी टॉपिक से फिर एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। 2017 का जो क्वेश्चन है, देयर वाज व्हाट वाज दैट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अभी देखिएगा वो क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं, उसके बाद उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें दिया हुआ है, 220 वोल्ट पर चलने वाला इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाए तो उतनी ही मात्रा का पानी कितने देर में उबालेगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटिंग
at 220 volt boils 5 liters of water in 5 minutes. If it is used on 110 voltage line, it will boil the same amount of water. How much time it will take? चलिए, तो अब यहां पे देखिएगा H is equal to I square RT. अब थोड़ी देर के लिए we can go through it. H is directly proportional to I square. अब by Ohm's law, ओम के नियम से हमको मालूम है I V is equal to RI, so I is equal to V by R. तो यहां पे I is directly proportional to V by R square. हम ऐसा कर सकते हैं. In short, I can take directly proportional to V square, inversely proportional to R square. यहां पर तो यहां से R कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ओनली R के. तो मतलब देखिएगा अभी भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिक नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हाई साइकोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है. इसी फॉर्मूले को ही दूसरे फॉर्मेट में पूछा हुआ है. तो 220 वोल्ट पर 5 मिनट में 5 लीटर पानी गर्म होता है, तो उतना ही पानी 110 वोल्ट पर कितने मीटर में गर्म हो, कितने मिनट में गर्म होगा, टाइम बताना है हमको. उतना ही पानी 110 वोल्ट पर कितने मिनट में गर्म होगा ये बताना है हमको. तो यहां से देखिएगा वोल्ट वाली बात है तो पता चलता है V H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के. तो पहले V की वैल्यू थी 220 वोल्ट V1 में, अब V2 में आधा हो जा रहा है, मतलब कि 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट आ जा रहा है. ठीक, तो इन केस यहां पे क्या हो रहा है, आई कैन से दैट V1 और V2 को हम कंपेयर करें तो V2 इज इक्वल टू V1 बाय 2. यहां से रिलेशन मिल रहा है. तो यहां से हम वैल्यूज को पुट करें तो क्या समझ में आता है, ये जो H है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका V बाई 2 के, सेकंड केस के लिए, है ना भाई. तो ये आपका V2 इज इक्वल टू V1 बाई 2. अब इसको देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V1 स्क्वायर बाई 4. मेरे का कहने का मतलब ये है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये 4 कहां से आएगा, तो इसका स्क्वायर करके आया. नाउ आई कैन राइट 4H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर. लीजिए ये आ गया. अब देखिएगा ये 4H, अब इसी फॉर्मूले में फिर से कंपेयर करें तो मिल रहा है यहां पे क्या, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के. ध्यान दीजिएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के. तो मतलब कि 4H क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4T के. मतलब पहले केस में 5 मिनट में उबलता था, तो दूसरे केस में 5 into 4 मतलब कि 20 मिनट में उबलेगा. इस तरह से ऑप्शन सी जो है 2017 में प्रश्न पूछा गया, उसका राइट आंसर है. इट विल बॉइल इन 20 मिनट. आई होप ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आया हो. नहीं समझ में आया हो तो वीडियो तो आपके पास परमानेंट है, रिप्ले करके 2 बार 3 बार देखिए इसको. अब देखिएगा 2017 में डेफिनेशन को लेकर के फॉर्मूले में आया, 16 में 17 में एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले में आया. तो अब 20 में संभावना क्या बनती है, या तो एप्लीकेशन का लेवल हाई करेगा या तो न्यूमेरिक वैल्यू के मूव करेगा. तो अब जैसे मुझे अपनी रेगुलर क्लास में इस टॉपिक को आगे पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा हाई लेवल को लेकर के, और फिर कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अपर लेवल पे जाने के लिए. सिंपल है, ये पढ़ने का तरीका है. इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए, अब 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, तो निश्चित तौर पर 20 में भी संभावना बनती है. तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमने प्रोवाइड किया है वो इसीलिए आपको प्रोवाइड किया है, इसलिए भी है कि क्वेश्चन देख के आंसर रख के याद कर लो. सेम का सेम क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए. क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. क्वेश्चन आपका रिपीट होगा फर्स्ट पेपर का जो छत्तीसगढ़ पार्ट है, सिर्फ वहां, बाकी कहीं पे भी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना नहीं है. अब देखिएगा न्यूमेरिक वैल्यू वाले एक आध क्वेश्चंस की मैं आपको बात करूं. चलिए एक आध क्वेश्चन मान लो सॉल्व करके देखना है. तो देखते हैं. अ करेंट ऑफ 0.5 एम्पियर, अ करेंट
ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होती है फॉर हाफ आवर, टाइम कितना ले लिया, आधे घंटे प्रवाहित होती है, मतलब कि 30 मिनट, मतलब कि 30 इंटू 60, मतलब कि 1800 सेकेंड, ये आ गया। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल है, अगेन द सेम फॉर्मूला, I is equal to I square RT, IRT is given 0.5 ampere, 0.5 square into 10 into 1800, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली आपको क्या मिलता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4500 जूल, 4500 जूल, ये आपका आंसर है। अब देखिएगा, मतलब कि सेम फॉर्मूले पे बेस्ड सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम फॉर्मूले पे बेस्ड सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ। तो ये पढ़ने का तरीका है। अब इसी में आगे हम और बढ़े तो कई प्रकार के क्वेश्चंस को कई तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ क्वेश्चन के लेवल की बात है, मतलब कि डिपेंड करता है आपके और आपके टीचर के ऊपर कि वो आपको किस दिशा में लेकर के जा रहा है ना भाई। इसी की जगह ये भी हो सकता है कि नॉलेज बताने के लिए 5 आईआईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊं और हर क्वेश्चन को ट्रिक से या आराम से बना करके आपको समझाऊं, पर क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, तो मिसगाइड कर दें या दूसरे डायरेक्शन में लेके जाने की मेरी फितरत है नहीं, और वैसा हमको करना भी नहीं है। आप पढ़ें तो भी, ना पढ़ें तो भी। चलिए, तो इसमें एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा इसको। फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट, मतलब कि किलोवाट यूज किया, 4 मतलब ये क्या है, पावर है, क्योंकि पावर का यूनिट है किलोवाट। 4 किलोवाट मींस 4000 वॉट। अब ये मत पूछिएगा, आप सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो 4 किलोवाट 4000 वॉट कैसे हो गया सर, नहीं पूछिएगा भी, है ना भाई। और यदि आप पूछते हैं तो आपको साइंस का स्टूडेंट होने का हक नहीं है। आगे हम बढ़े, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, calculate the energy consumed in 2 hour and find out the cost if 1 kilowatt hour is priced at 50 पैसे, है ना भाई। तो किसी विद्युत हीटर में मान 4 किलोवाट दिया गया है और यहां पर V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो वोल्टेज जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो 2 घंटे में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या होगी और उसका बिजली बिल कितना बनेगा। यदि पर किलोवाट का जो यूनिट, पर यूनिट जो बिजली बिल चार्जेस है वो 50 पैसे हो, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आ गया। तो पहले हमको क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर फाइंड आउट करना होगा, 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो यहां पर एनर्जी निकालने के लिए फिर से हम चले H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT की तरफ। तो हमारे पास I नहीं है तो I निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या है, P इज इक्वल टू VI हमने पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू P बाई V आ गया। यहां से कन्वर्ट होकर के P बाई V मतलब हमने क्या कर दिया, 4000 इज डिवाइडेड बाई 220, दिस इज इक्वल टू 18.2 एम्पियर। एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आ गया। देखिए अब I की वैल्यू मिल गई, है ना भाई। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अब देखिएगा, इसी फॉर्मूले का एक दूसरा क्वेश्चन है जहां से हमने इसको क्रिएट किया था, H इज इक्वल टू, तो ये I स्क्वायर RT है, यही इक्वल हो जाता है किसके, VIT के, ये एक दूसरा फॉर्मूला है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, V दिया है, I दिया, I निकाल लिया हमने, और T जो है गिवन है कितना, 2R, मतलब कि आपका ये हो गया 2R मींस 160 मिनट, मतलब कि 160 इंटू 60, ये आपका कितना आ जाएगा, 160 इंटू 60 आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम को हम देखेंगे तो। अच्छा वेट, यहां पर हमको किलोवाट आवर में निकालना है, 1 मिनट, इसको कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर में।
तो आपको क्या करना होगा, पूछा गया है 1 किलोवाट की जो प्राइस है वो 50 पैसा है, तो हम आंसर क्या करेंगे, किलोवाट आवर में निकालेंगे, और किलोवाट आवर में आंसर निकालेंगे तो टी को आप क्या रखोगे, 2R ही रखोगे, इसको आपको नहीं कन्वर्ट करना है ना भाई, सिर्फ वॉट में निकालना होता तब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते। तो अभी हम इसको इसी में रखेंगे, तो इस तरह से H इज इक्वल टू VIT, इसी का जो दूसरा फॉर्मेट है जहां से मैंने इसको स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, यहां W इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या, V इंटू W इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था V इंटू Q, और V इज इक्वल टू रखा था RI, और ये आपका IT, ये हमने किया था, है ना भाई। तो क्या किया, इसको हमने V ही रखा है और IT को ले आया Q से, तो ये VIT आया। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की वैल्यू है आपका 220, I आपने निकाला 18.2 और T है 2। तो इसको इवेल्युएट करने, कैलकुलेट करने पे ये आपका आ जा रहा है कितना, 8 किलोवाट आवर, 8 किलोवाट आवर ये आ जा रहा है। अब देखिएगा 1 किलोवाट आवर का चार्जेस, तो ये हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड 8 किलोवाट आवर, और इसका चार्जेस, तो 1 किलोवाट आवर का चार्जेस है 50 पैसा, तो 8 इंटू 0.50 मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 4 रुपये, 4 रुपीज, ये आपका चार्जेस है, फाइनल आंसर है। यहां पे भी कोई हाई फाई नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है और कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पढ़ने का डायरेक्शन क्या होना है, और जो सही डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिस करनी है ना भाई। तो क्लासेस तो कल से स्टार्ट हो रही हैं और हम हर हाल में आपके साथ हैं। सपोज दैट आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहा है, उसके बावजूद आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस नंबर पे आप शाम को 5 से 9 के बीच कॉल कीजिए, हम आपको समय देंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अनेक शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय।